नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक विंडो एयर कंडीशनर में लीकेज को फाइंड करेंगे तथा उसमें रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे यानी गैस को भरेंगे और उसके पीसीबी के सभी कनेक्शन करेंगे जितनी भी उसमें वायर होती हैं। इन सभी विषयों को एक ही वीडियो के अंदर आज मैं लेके आया हूँ। अगर आप टेक्नीशियंस नए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस मामले में परिपक्व हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यह 1 टन का विंडो एयर कंडीशनर है तथा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको रेफ्रिजरेशन के किसी भी टूल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या आपको उन्हें खरीदना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर काफ़ी लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर आप उनके बारे में जान सकते हैं और वहां से उन्हें खरीद सकते हैं। दोस्तों यह 1 टन का विंडो एयर कंडीशनर वोल्टास कंपनी का है। इसके जो एवापोरेटर है उसके अंदर एक लीकेज हो गई है, हम उसे फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हमने लगभग 250 psi का प्रेशर भरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी उपकरण में लीकेज को ढूंढ रहे हैं, एयर कंडीशनर है या डीप फ्रीजर है, तो आप उसमें कम से कम शुरू में 150 psi का ही प्रेशर भरें। अगर लीकेज बड़ी है तो आपको वो आसानी से मिल जाएगी। अगर लीकेज माइनर है तो थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकते हैं, 200 कर सकते हैं। अगर पाइप पर कार्बन जमा हुआ है या कोई पेंट है तो आपको उसे एमडी पेपर से साफ करना होगा और तभी आप लीकेज ढूंढ पाएंगे। आपको उपकरण में प्रेशर के लिए ड्राई नाइट्रोजन का ही प्रेशर भरना होगा और वो भी डबल स्टेज रेगुलेटर के साथ। उस विषय पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ जाकर आप उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन आपको किसी अन्य सोर्स को प्रेशर के लिए इस्तेमाल नहीं करना, खासकर ऑक्सीजन का इस्तेमाल कभी ना करें, नहीं तो कोई बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। और अगर आप एयर का प्रेशर भर रहे हैं उसे भी काफ़ी देर तक स्टैंड मत कीजिएगा, वो भी कभी ना कभी हादसे का कारण बन सकता है। क्योंकि जब हम अगर एयर का प्रेशर भरते हैं और उसको हम स्टैंड बाय पर छोड़ देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उससे भी उस तेल में कोई ना कोई प्रतिक्रिया हो सकती है जो हमारे कंप्रेशर हमारे सिस्टम के अंदर होता है। आप सामने देख ही रहे हैं कि बिल्कुल माइनर लीकेज है और हमने इस लीकेज को 200 से लेकर 250 psi के प्रेशर पर ही ढूंढ लिया है। इसलिए इस किवदंती पर मत चलिए कि लीकेज माइनर जो होती है वो काफ़ी प्रेशर डालने के बाद ही मिलती है। इसलिए आप शुरू में 150 psi प्रेशर भरें। अगर आपको लीकेज फाइंड नहीं हो रही तो आप उससे ऊपर प्रेशर भर सकते हैं, 200-250 psi। क्योंकि दोस्तों लीकेज को चेक करने के लिए हमें हमेशा उसके सिम्टम्स को देखना चाहिए, कहाँ पर ऑयल आया हुआ है या पर कहाँ पर कोई अन्य समीकरण बने हुए जहाँ से हम लीकेज आसानी से ढूंढ पा सकते हैं। दोस्तों लीकेज को ब्रेजिंग करने से पहले सिस्टम में भरे हुए प्रेशर को निकालना मत भूलिएगा, यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि नए टेक्नीशियन अक्सर गलती कर जाते हैं इस विषय पर काफ़ी एक्साइटमेंट के कारण और वो प्रेशर को निकालना भूल जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। काफ़ी पेशेंस से आपको यह ध्यान रखना है कि प्रेशर हमने बाहर निकाल दिया और उसके बाद उसके पीछे कुछ कवर लगा लीजिए। अगर आपके लीकेज का स्थान ऐसा है कि उसके पीछे फोम या प्लास्टिक के पार्ट्स हैं तो उसको कवर कर लीजिए ताकि उस फ्लेम से उन्हें नुकसान ना हो। और आपको ब्रेजिंग बिल्कुल आराम से करनी है ताकि रेफ्रिजरेंट दोबारा से लीक ना हो जाए, नहीं तो काफ़ी नुकसान होता है। अब हमने लीकेज को ब्रेजिंग कर दिया है। अब हमने दोबारा से फिर प्रेशर डाला है। अब की बार हमने प्रेशर की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि हम देखना चाहते हैं क्या कहीं अन्य कोई माइनर लीकेज ब्रेजिंग के दौरान तो नहीं हो गई है। क्योंकि हमें ब्रेजिंग करने से पहले पाइप की गुणवत्ता को अवश्य जांचना चाहिए। अगर पाइप अच्छी स्ट्रोंग है तो लीकेज की संभावनाएं कम होगी। अगर पाइप का जो इनर डाया यानी कि उसकी थिकनेस है काफ़ी कमज़ोर है जो आजकल के एसीओ में आती है तो कई बार ब्रेजिंग करते हुए अन्य ब्रेजिंग की जगह से लीकेज हो जाती है। इसलिए प्रेशर डालकर आपको बिल्कुल धैर्य से इसे चेक करना है, जिसके लिए आप साबुन की झाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बारीक लीकेज को देखने के लिए सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं 2 तरीकों से आप बारीक लीकेज को ढूंढ पाएंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि लीकेज अगर हो जाती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे वातावरण पर पड़ता है और हमारी जेब पर भी पड़ता है दोस्तों, और हमारे कार्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए लीकेज के मामले में आपको काफ़ी पेशेंस का इस्तेमाल करना होगा। आप देख सकते हैं 400 से ऊपर पेशे हमने प्रेशर भर दिया है, लेकिन ये प्रेशर सारे उपकरण में है, यह आपको ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों हमने लीकेज को ढूंढकर उसे ब्रेज करने के बाद प्रेशर डालकर चेक करने के बाद ये सभी कार्य पूर्ण कर लिए हैं और हमने एयर कंडीशनर की एपरेटर को हमने फिट कर दिया है। अब हम इसके कनेक्शन को करते हैं क्योंकि गैस भरने से पहले हमें यह प्रक्रिया करनी है क्योंकि इसी के बाद ही कंप्रेसर को हम चला पाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी फैन मोडेड कनेक्शनों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखते रहिएगा। दोस्तों इसका कलर कोड आपको मिल जाएगा इसके डायग्राम पर। सबसे पहले हमने कैपेसिटर की 2 वायरों को लगा दिया। जो हमारी फैन मोटर की सभी वायर हैं वो लगभग 6 की संख्या में है, जिसमें से हमने 2 वायर को कैपेसिटर पर लगा दी है जो ब्लू रंग की और एक शायद ब्राउन रंग की है। उसके बाद हम अब इसकी न्यूट्रल को लगाएंगे जो कि हमारी पीसीबी के अंदर होती हैं। लगभग 6 वायर हैं इस फैन मोटर के अंदर। अब हमने इस फैन मोटर की न्यूट्रल को लगा दिया है पीसीबी के अंदर जैक में। वहाँ पर एन लिखा होता है, यानी कि न्यूट्रल को आपको एन वाली जगह पर ही लगाना है। आपको कनेक्शनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके डायग्राम को देखिए जो अभी आपको दिखाई भी दे रहा है, उसके हिसाब से ही आप कलर कोड के साथ इसकी वायरिंग को कीजिए। बिल्कुल आसानी से आप यह वायरिंग कर पाएंगे। इन 3 वायर को लगाने के बाद हमारे पास 3 वायर बच जाती हैं जो कि उस फैन मोटर की स्पीड होती हैं। अब आपको उन तीनों तारों को स्पीड के अनुसार, कलर कोड के अनुसार हर उस स्टेप पर लगाते जाना है ताकि आपकी स्पीड डिस्टर्ब ना हो। यानी कि अगर आप मीडियम की वायर को हाई पर लगा देंगे तो जैसे ही रिमोट से कस्टमर उसे हाई पर करेगा तो वो मीडियम पर चलेगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, जो अक्सर हम गलती कर जाते हैं। इसलिए आपको वही वायर उसी स्टेप पर लगानी है जिस स्टेप पर उस वायर को लगाना है। इसके लिए आप डायग्राम में कलर कोड के हिसाब से मीडियम, लो, हाई के जो निशान हैं उन्हें देख सकते हो। अब हमने इन तीनों वायरों को भी लगा दिया। लगभग जो हमारी 6 वायर थी फैन मोटर की, हमने उन सभी को लगा दिया है। बिल्कुल आसानी से आप यह कर पाएंगे। अब हम कंप्रेसर की रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन को लगाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान से इन्हें लगाना है। अगर आप रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन में गड़बड़ कर देंगे, इससे हमारा कंप्रेसर बर्नट हो सकता है और हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए या तो आप इनका एक फ़ोटो खींच लीजिए या फिर आप डायग्राम में देख लीजिए कि हमारा जो कंप्रेसर है उसका कॉमन कौन सा है और रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है, उसके भी कलर कोड होते हैं। या फिर आप कंप्रेसर की जो कैप है उसके ऊपर भी लिखा होता है। जैसे हमारी ये वायर है, ये हमारे कंप्रेसर की रनिंग है जिसे हमने कैपेसिटर के ऊपर लगा दिया। आपको ध्यान रखना है जो हमारा कंप्रेसर है उसकी रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर पर लगती है। अब हमने स्टार्टिंग को कैपेसिटर पर लगा दिया है उसके दूसरे सिरे पर। कई बार जो हमारा फैन का कैपेसिटर होता है वो भी हमारे उसके अंदर अनबिल्ट होता है। अब हम कॉमन को लगाएंगे जो कि हमारी पीसीबी की रिले पर लगती है। शायद हम वो लगा चुके हैं दोस्तों, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। पीसीबी की जो रिले है उस पर ही कॉमन लगती है कंप्रेसर की। तो दोस्तों हमने सभी कनेक्शन को कर लिया है। अब हम हमारे इस उपकरण को, यानी कि जो हमारा विंडो एयर कंडीशनर है 1 टन का, वोल्टास कंपनी का, इसे वैक्यूम करेंगे। उसके लिए हमने वैक्यूम गेज को लगा लिया है जिसे हम कंपाउंड गेज भी कहते हैं, और हमें इसे -30 पर लेकर जाना है जो कि एक असंभव प्रक्रिया होती है क्योंकि इतना डीपली वैक्यूम आप काफ़ी मेहनत से ही कर पाएंगे। और हमेशा वैक्यूम करने के लिए आप प्रोफेशनल वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। कंप्रेसर के द्वारा कभी भी वैक्यूम ना कराएं और कोशिश कीजिए कि आप उपकरण को डबल वैक्यूम कराएं तो आपकी जो गैस है वो भी कम लगेगी और आपकी कूलिंग की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि डबल वैक्यूम करा पाएँ। इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसे आप लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और प्रोफेशनल वैक्यूम पंप डबल स्टेज का ही इस्तेमाल करें। और वैक्यूम पंप पर हमारी चार्जिंग लाइन जो इंजेक्ट करते हैं वो सभी टाइट होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट आपका लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका वैक्यूम सही प्रकार से नहीं हो पाएगा तो आपका जो उपकरण है वो पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वैक्यूम गेज है इसका जो नीडल है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, उसे भी आप हमेशा सेट कर सकते हैं इसके एक स्क्रू के द्वारा जो वैक्यूम गेज के अंदर होता है। तो दोस्तों अब हम काफ़ी देर वैक्यूम करवा चुके हैं, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम वैक्यूम गेज को बंद करेंगे और वैक्यूम पंप को भी बंद करेंगे और हम उपकरण को थोड़ी देर होल्ड पर छोड़ेंगे ताकि हम यह देख पाएँ क्या कोई बड़ी लीकेज तो नहीं है हमारे सिस्टम में। अगर कोई बड़ी लीकेज होगी तो हमारी नीडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगी, और अगर लीकेज छोटी है तो उसके लिए आपको काफ़ी देर होल्ड पर रखना पड़ सकता है। और अगर हमारे सिस्टम में नमी है तो भी नीडल आपकी ऊपर की तरफ आएगी। इसलिए इसे दोबारा से लीकेज अगर
तो उसे ढूंढकर या फिर अगर मॉइस्चर है तो दोबारा से वैक्यूम करवाएं। अब हम पीसीबी के पैनल को लगाएंगे और उपकरण के अंदर गैस को चार्जिंग करेंगे। वैक्यूम की प्रक्रिया हमारी लगभग पूरी हो चुकी है और इसके बाद हम गैस चार्जिंग की प्रक्रिया को करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा वैक्यूम काफ़ी डीपली हो चुका है और ऐसा कोई लीकेज हम नहीं ढूंढ पाए, यानी कि हमारा जो कंपाउंड गेज है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं गया। अब हमने गेज को बंद कर दिया है और अब हम वैक्यूम पंप को भी बंद करेंगे। उसके बाद हम हमारे सिलेंडर का वेट करेंगे, यानी कि उसको वजन करके तोलेंगे कि कितनी गैस उसके अंदर है। क्योंकि दोस्तों इस विषय पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूं जो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब हमने कंपाउंड गेज को बंद कर दिया है, वैक्यूम गेज को भी बंद कर दिया है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अब हम जो हमारा रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर है, यानी गैस का सिलेंडर है, उसका वजन करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी उपकरण में रेफ्रिजरेंट को भरें तो गैस को तोलकर ही भरें, यानी कि जितना वजन उस उपकरण पर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट का उतना ही अगर आप तोलकर डाल देंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बैक प्रेशर के हिसाब से गैस को भरेंगे तो आपको बाहर के तापमान को भी देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो हमारा बैक प्रेशर होता है उपकरण का वो तापमान के अनुसार ही घटता बढ़ता है। यह बातें मैं आपको हर बार बताता हूँ, इसलिए आप वजन तोलकर ही गैस भरें तो अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले सारी प्रक्रियाएं आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका अच्छा वैक्यूम होना चाहिए और उपकरण आपका बिल्कुल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, तभी आप वो रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब हमने गैस को गैस चार्जिंग लाइन में छोड़ दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा पर्ज करवाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लिक्विड फॉर्म में गैस को भर रहे हैं तो कभी भी चलते हुए एयर कंडीशनर में ऐसा ना करें। वैक्यूम करवाने के बाद आपका उपकरण बंद होना चाहिए, उसे गलती से भी ऑन ना करें, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसके बाद हमने सिलेंडर को उल्टा कर दिया है, थोड़ा पर्ज किया है और रेफ्रिजरेंट लिक्विड रूप में छोड़ना शुरू किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लिक्विड रूप में छोड़ना चाहते हैं तो उपकरण के बंद होते होते आप जितना लिक्विड छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, यानी कि जितना हमारा रेफ्रिजरेंट उस उपकरण में आएगा उससे लगभग आप 80% लिक्विड अगर आप छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन इससे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि सिस्टम में कोई लीकेज ना हो या सिस्टम में ऐसा कुछ ना हो कि आपका वो रेफ्रिजरेंट बेकार ना हो जाए। क्योंकि अगर आप कंप्रेसर को खाली चलाएंगे तो उससे नुकसान हो सकता है काफ़ी, इसलिए हम लिक्विड को छोड़ रहे हैं। लिक्विड को छोड़ने के बाद आप कम से कम 2 से लेकर 5 मिनट तक वेट कीजिए, ताकि जो रेफ्रिजरेंट हमने लिक्विड रूप में छोड़ा है कंप्रेसर के अंदर वो वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि हमारा जो ये कैपिलरी सिस्टम एपरेटर से जुड़ा हुआ है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो बराबर बराबर दोनों हिस्सों में चला जाए, यानी कि हमारा हाई साइड भी और हमारा लो साइड भी रेफ्रिजरेंट समान रूप से व्यवस्थित हो जाए। इसलिए उसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। लिक्विड छोड़ने के बाद आप 5 मिनट इंतज़ार कीजिए और 5 मिनट के बाद ही कंप्रेसर को आप शुरू करेंगे, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको जब डबल वैक्यूम के लिए कहता हूं तो भी उसका यही कारण होता है कि जो हमारा एपरेटर होता है वो कैपिलरी के द्वारा जुड़ा होता है, और जब हम उसको सेक्शन की तरफ से वैक्यूम करवाते हैं तो उतना वैक्यूम अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि अक्सर मॉइस्चर और नमी हमारे एपरेटर की साइड पर ही ज़्यादा होता है। अगर आप डबल साइड से वैक्यूम करवाओगे, जैसे मैंने कई वीडियो के द्वारा बताया हुआ है, तो आप एक अच्छा वैक्यूम प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रूप में छोड़ दिया है और अब हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि वो लिक्विड वेपर से कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद ही हमें कंप्रेसर को ऑन करना है। आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेसर में भी एक टाइमिंग होती है लगभग 3 मिनट के बाद, और जो आप कंप्रेसर की वायर कनेक्ट करेंगे वो काफ़ी मजबूती से होनी चाहिए। अच्छा तो यह है कि आगे उसके शू होना चाहिए। अगर आप वायर को सीधे जोड़ रहे हैं तो आपको वो वायर बिल्कुल टाइटनेस से लगानी होगी कि वो हिल ना जाए, नहीं तो आपकी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। कंप्रेसर को हमने ऑन कर दिया है, कूलिंग मोड पर हमारा कंप्रेसर चल रहा है, यानी कि यह हमने देख लिया है। और अब हम एयर कंडीशनर चलने के बाद जो भी रेफ्रिजरेंट या गैस छोड़ेंगे वो वेपर रूप में ही छोड़ेंगे, जो अभी आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। फैन चल रहा है, कंप्रेसर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो हमारा जो गेज है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा।
तो देखिए अभी हमारा जो नीडल काफ़ी ऊपर था, उस टाइम कंप्रेशर चल नहीं रहा था और जैसे ही कंप्रेशर शुरू हुआ तो हमारा नीडल नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि अब कंप्रेशर ने रेफ्रिजरेंट को आगे की तरफ फेंकना शुरू कर दिया है, तो इसलिए पीछे की तरफ दबाव कम हो गया है। अब हमें इसमें और रेफ्रिजरेंट को छोड़ना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे एसी 1 टन का हो, चाहे एसी आपका 1.5 टन का हो, बैक प्रेशर हमेशा रेफ्रिजरेंट का देखा जाता है। उसके बाद जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट आप जिस एप्लीकेशन में भर रहे हैं, जैसे आप एयर कंडीशनर में भर रहे हैं तो वो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन हो जाती है। अगर आप R22 को किसी डीप फ्रीजर में भर रहे हैं तो वो लो प्रेशर एप्लीकेशन हो जाती है, यानी कि उसका बैक प्रेशर कम आएगा। अगर आप R22 को एयर कंडीशनर में भर रहे हैं तो उसका बैक प्रेशर ज़्यादा आएगा। अगर आप R22 को किसी पेस्ट्री कूलर में या फिर मीडियम बैक प्रेशर वाली एप्लीकेशन में भर रहे हैं तो उसका बैक प्रेशर मीडियम आएगा। यह है आपको जानना है। इसके विषय पर एक काफ़ी वीडियो में बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। अभी देखिए हम धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट को छोड़ रहे हैं, वो भी वेपर रूप में, और हम हमारे जो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि जो हमारे वातावरण का तापमान अभी वर्तमान रूप में है उसके हिसाब से ही इस बैक प्रेशर को छोड़ेंगे। अगर आपका वातावरण का तापमान इस टाइम 25 डिग्री के आसपास है तो आप बैक प्रेशर 60-65 नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कम ही रखना होगा। और अगर बैक प्रेशर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि तापमान जो बाहर का होता है उसके अनुसार ही घटता बढ़ता है, इसलिए हमेशा गैस को तोलकर ही भरें तो बेहतर रहेगा। अभी जो हमारा बाहर का तापमान है वो लगभग 36 से 40 डिग्री के बीच में है, इसलिए हम इसका जो बैक प्रेशर है वो 60 और 65 के आसपास ही रखेंगे, क्योंकि जो पीटी चार्ट है R22 का उसके अनुसार इस तापमान पर इतना ही हमें बैक प्रेशर रखना होता है, तभी हमारा सिस्टम आसानी से कार्य कर पाएगा। अभी आप देख सकते हैं कैपिलरी के आगे बर्फ़ जमी हुई है, हमारा रेफ्रिजरेंट अभी पूरी मात्रा में नहीं जा पाया, यानी कि अभी यह 80% भी नहीं हो पाया, इसलिए हम धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट को वेपर रूप में छोड़ रहे हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि बैक प्रेशर हर एप्लीकेशन पर अलग अलग हो जाता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो उसके अनुसार ही आपको उस एप्लीकेशन का बैक प्रेशर रखना है। अगर आप वाटर कूलर पर R22 गैस के साथ काम कर रहे हो तो आपको उसका बैक प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। अगर आप डीप फ्रीजर पर काम कर रहे हो तो आपको उसका बैक प्रेशर कम रखना पड़ेगा। यह आपको जानना ज़रूरी है, और इस विषय को मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको बार बार बताता हूं। आप देख सकते हैं जो हमारी कूलिंग कोयल है उन पर नमी आना शुरू हो चुकी है, यानी कि रेफ्रिजरेंट कुछ सर्किट में काफ़ी अच्छी तरह से दौड़ रहा है। अभी हम इसके बैक प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप रेफ्रिजरेंट को तोलकर ही किसी भी उपकरण में भरें तो अच्छा रहेगा। और रेफ्रिजरेंट जो अभी आप देख रहे हैं ये 22 नंबर रेफ्रिजरेंट है और ये सिंगल कंपोनेंट है, यानी कि यह सिर्फ एक ही गैस है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए सिंगल कंपोनेंट जो गैस होती है उसे लिक्विड रूप में ही भरें तो अच्छा रहेगा। अगर रेफ्रिजरेंट 2 या 3 गैसों का मिक्सचर है जिसे हम ब्लाइंड भी कहते हैं, अगर ऐसा है तो आपको सिलेंडर को उल्टा करके ही रेफ्रिजरेंट को भरना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि उपकरण को चालू करने से पहले ही आप लगभग 80% रेफ्रिजरेंट उपकरण में जाने दें, और जब उपकरण चलता है तो आपको काफ़ी धीरे धीरे ही रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रूप में छोड़ना है अगर वो ब्लाइंड है, यानी कि 2 या 3 गैसों का मिश्रण है। अभी आप देख सकते हैं कैपिलरी से आगे कूलिंग कोयल पर बर्फ़ जमी हुई है, यानी कि रेफ्रिजरेंट अभी भी अधूरा है, जिसे हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। दोस्तों रेफ्रिजरेशन में आप यह मत समझिए कि आप गलती कर रहे हैं। जब आप कुछ करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि कुछ ना करने से तो बेहतर कुछ करना होता है, और तभी हम उस विषय को जान पाते हैं। आप देख सकते हैं बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है, यानी कि हमारा रेफ्रिजरेंट लगभग पूरा होने के कगार पर पहुंच चुका है। ये सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम फिजिकली देखकर यह जान पाते हैं कि हाँ सिस्टम अभी लगभग पूर्णतः ऑपरेट करना शुरू कर चुका है, यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरह से वेपर्स और लिक्विड रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, और हमारा जो कूलिंग का रेशियो है वो बढ़ गया है और पूरी एफिशिएंसी से हमारा उपकरण अब कार्य करना शुरू कर चुका है। अभी देख सकते हैं जैसा मैं हाथ लगाकर महसूस कर रहा हूं कि लगभग सभी पाइपें जो हमारी एपरेटर की हैं वो ठंडी हो चुकी हैं, और हमारा जो एयर कंडीशनर का हीटिंग कोयल है यानी कंडेंसर है वो भी पूरी तरह से हीट को फेंक रहा है। यह नहीं है कि आधा गर्म है वो आधा ठंडा है, लगभग समान रूप से वो अपना कार्य कर रहा है। रेफ्रिजरेंट का जो बैक प्रेशर है
हम वो लगभग उपकरण का जो बैक प्रेशर है वो हम लगभग 60 और 65 के बीच में ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो अभी बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 36 और 40 डिग्री के बीच में है। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा बाहर का, वैसे वैसे इसका बैक प्रेशर भी बढ़ेगा, और ज़्यादा बैक प्रेशर बढ़ना हमारे उपकरण की एफिशिएंसी को कम करता है। यानी कि उसका हीट लोड अगर बढ़ेगा तो बैक प्रेशर भी बढ़ेगा, और जिससे हमारे उपकरण की एफिशिएंसी कम हो जाती है। वो अक्सर लोड के बढ़ने से भी होती है और बाहर के वातावरण का तापमान बढ़ने से भी अक्सर हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी उपकरण में गैस को चार्ज करें तो कोशिश कीजिए कि तौलकर ही गैस भरें। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से रेफ्रिजरेंट हमारा चार्ज हो रहा है हमारे एयर कंडीशनर के अंदर। दोस्तों, अगर आप नए टेक्नीशियंस हैं तो ये सभी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, इसलिए वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आप के जो दूसरे नए टेक्नीशियंस दोस्त हैं उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो जाए। इन सभी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें एक गुड प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, ताकि एक गुड प्रैक्टिस हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है और हमारे कार्य को भी बढ़ाती है और हमारी जेब को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होने देती दोस्तों। क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेशन उपकरण पर हम कार्य करते हैं वो काफ़ी रिस्की फैक्टर होता है, और उसमें हमें काफ़ी कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इन्हीं सभी बातों को कम करने के लिए ही मैं ये चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाता हूँ, ताकि आप उसका पूरा उपयोग कर पाएँ अपने कार्य के लिए। तो दोस्तों, लगभग हमने हमारे इस उपकरण के जो रेफ्रिजरेंट है उसका बैक प्रेशर 60 PSI के लगभग कर दिया है, और एम्पेयर मीटर भी हमें साथ साथ लगाना चाहिए और साथ साथ देखते रहना चाहिए कि हमारा उपकरण कितने एम्पेयर ले रहा है। क्योंकि सभी उपकरणों का एक सेफ रेंज एम्पेयर होता है, और हमें गैस भरते हुए उस उपकरण को उसी सेफ रेंज एम्पेयर के बीच में रखना चाहिए। अगर आपका उपकरण एम्पेयर ज़्यादा लेना शुरू करता है तो वो आगे जाकर समस्या का कारण बन सकता है, इसलिए आपको एम्पेयर मीटर लगाकर रखना चाहिए। और हमेशा कूलिंग और हीटिंग कोयल को अपने हाथों से चेक करते रहना चाहिए, जिससे आपका अनुभव भी बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों, अच्छे निर्णय लेना अनुभव से आता है और अनुभव बुरे निर्णय लेने से आता है। यानी कि आपको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और उसकी बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए जिस कार्य को आप कर रहे हैं। इसलिए इन सभी कार्यों को करते हुए उसके बारे में जानकारी अवश्य जुटाएं जो आपके सदा काम आएंगी। क्योंकि काम ना करने से काम करना अच्छा होता है, और अगर हम उसमें नाकाम होते हैं तो अगली बार कामयाब अवश्य होंगे। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। दोस्तों, मैं आपको अक्सर वीडियो में यह बताता हूं कि अनुभव प्राप्त करने से आसान कुछ नहीं है और उसे प्रयोग में लाने से कठिन कुछ नहीं है। इसलिए हम जो देख रहे हैं वो हमें आसान लगता है, लेकिन जब हम उसे करेंगे तो वो हमें काफ़ी मुश्किल महसूस होता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, एक अच्छी प्रैक्टिस करते रहना है, और जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमारे जेब को भी नुकसान ना हो, यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, हमारी कूलिंग पूरी तरह से ठंडी है, यानी कि मेरा जो उपकरण है वो अब पूरी कैपेसिटी पूरी एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है उपकरण के लिए भी, हमारे लिए भी और कस्टमर के लिए भी। तो दोस्तों, हमने बैक प्रेशर 60 PSI पर छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे बाहर का वातावरण थोड़ा कम है, और जैसे ही वातावरण बढ़ेगा तो बैक प्रेशर भी अपने आप ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आज का हमारा जो टास्क था, जो कार्य था, वो संपूर्ण हुआ। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो आपके कार्य में निरंतर सुधार लाती जाए, और मेरी कोशिश थी कि मैंने वो सभी विषय इसमें लाने की जो आप जानना चाहते हैं। कुछ कमी रह गई हो तो मैं आपको आगे वाली वीडियो में उसे पूरी करूँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को आगे अवश्य फॉरवर्ड करिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों, आपके साथ मेरा जुड़ाव काफ़ी लंबा चलेगा, यही मेरा इरादा है। वीडियो को लाइक और शेयर किया। धन्यवाद दोस्तों।